हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा के माध्यम से अभी आप सब लोगों के मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इसी क्रम में हमने पहले प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एक सीरीज के रूप में क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई की। अब मुख्य परीक्षा के लिए भी हम इसी क्रम में पढ़ाई कर रहे हैं। सोशियोलॉजी हमने स्टार्ट किया। सोशियोलॉजी का ये 38वां लेक्चर है, अर्थात हम 37 लेक्चर लगातार आपको पढ़ा चुके हैं। फिर भी बीच में बार बार बच्चों के यही प्रश्न होते हैं कि सर सोशियोलॉजी आप पूरा पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ाएंगे। समस्या उनकी नहीं है, समस्या ये जो आज का दौर है जिसमें अव्यवस्थाएं हैं, जिसमें हर व्यक्ति लूटने की कोशिश करता है, हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता है। हम उस दौर में जी रहे हैं, हम उस संक्रमणकालीन दौर में जी रहे हैं। इसलिए ऐसे जो सवाल होते हैं वो लाजमी है। मैं आप सभी को पहले भी बोल चुका हूं, पूरा सोशियोलॉजी हम निशुल्क रूप से आपको इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएंगे। और हम जिस स्तर पर आपको जो सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं उस स्तर पर उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बात की गारंटी के साथ आपको ये सब कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है। चलिए, बहुत सारी बातें ना करते हुए, जो कि हमारी मूल पहचान है, हम मूल विषय पर आ जाते हैं। आज से हम तीसरी यूनिट सोशियोलॉजी की शुरू कर रहे हैं। 2 यूनिट पूरी तरह हम समाप्त कर चुके हैं। तीसरी यूनिट में पहला टॉपिक है ग्रामीण शहरी अंतर। पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम सिलेबस पे आ जाते हैं। मैंने आपको बार बार कहा सिलेबस याद कर लीजिए। यूनिट 3 जो है उसमें ग्रामीण और नगरीय समाज शास्त्र का अध्ययन करना है। देखिए, अगर मैं सोशियोलॉजी को भी बहुत डीप जाकर के पढ़ने लगा कि ग्रामीण समाज क्या होता है, शहरी समाज क्या होता है, तो शायद मैं सोशियोलॉजी पढ़ ही नहीं पाऊं। इसलिए मूल विषय जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक से उन पर बात कर लेते हैं। ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम, और उसके अंतर्गत पहला टॉपिक दिया हुआ है ग्रामीण शहरी अंतर। यहां थोड़ी सी समझने की बात है। समझना क्या है, ये है आपके लेक्चर का नाम या यूनिट का नाम, ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम। अर्थात ग्राम के समाज या ग्रामीण समाज का अध्ययन इन निश्चित बिंदुओं, कौन कौन सा बिंदु है, ग्रामीण और शहर के अंतर, ग्रामीणवाद और नगरवाद, इन 3 आधारों पर करना है। ये बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हो सकता था कि कोई व्यक्ति इसकी व्याख्या इस तरीके से करे कि ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम, तो ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम लगभग 12 है। पहले हम समझ लेते कि इस उपागम शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी भी कंटेंट का, किसी भी इकाई का अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन को करने के लिए हमें कोई ना कोई एक दृष्टिकोण अपनाना होता है। जैसे इसके अध्ययन के उपागम में एक उपागम होता है तुलनात्मक अध्ययन उपागम, मतलब हम किसी अन्य इकाई से इसकी तुलना करने के बाद अध्ययन करेंगे तो वो तुलनात्मक उपागम कहलाएगा। एक होता है व्यवहारिक उपागम, अर्थात जीवन में व्यवहारिक जो चीजें, अर्थात ग्रामीण जीवन में व्यवहारिक रूप से जो जो चीजें देखने को मिलती हैं उनका अध्ययन का उपागम। एक होता है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम क्या होता है कि गांव की शुरुआत कैसे हुई, गांव किस तरह से जन्म लिए, ग्रामीण चीजें कैसे, क्योंकि मनुष्य तो शुरुआत में कबीलाई जीवन जीता था, तो उस कबीलाई जीवन से गांव की जो व्यवस्था बनी, कैसे कोई गांव बन गया, इस तक की पहुंचने की स्थिति को हम ऐतिहासिक उपागम में पढ़ते हैं। अलग अलग समाजशास्त्री ग्रामीण समाज को अलग अलग उपागमों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन क्योंकि एग्जामिनर ने हमें साफ साफ इंडिकेट किया है कि आपको वो सब ना पढ़ते हुए केवल उसमें पहला पॉइंट ग्रामीण और शहरी अंतर पढ़ना है, दूसरा ग्रामीणवाद पढ़ना है, तीसरा नगरवाद पढ़ना है। इन 3 टॉपिक के अलावा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज शास्त्र की जब और विकास हुआ तो अलग अलग सब्जेक्ट बनने लगे। जैसे आपने बायो में सुना होगा कि बायो की अलग अलग शाखाएं बनी, एक बॉटनी बनी, एक जूलॉजी बनी, एक मानव विज्ञान बना, एक ऑन्कोलॉजी बनी, एक फलाना बना। तो ऐसे ही सोशियोलॉजी की भी अलग अलग शाखाएं होती हैं, और उसमें एक पूरा सब्जेक्ट है ग्रामीण समाज शास्त्र। क्या है? ग्रामीण समाज शास्त्र।
तो यहां बिल्कुल आपको भटकने की कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल भटकना नहीं है। ग्रामीण समाज शास्त्र नहीं पूछा है, ग्रामीण समाज शास्त्र में से एक छोटा सा टॉपिक ग्रामीण शहरी अंतर, नगरवाद और ग्रामीणवाद, ये 3 बातें हमसे पूछी और जो ही हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फालतू बातें ना तो मैं पढ़ाने में इंटरेस्ट लेता हूं और ना मैं आपको पढ़ने की सलाह देता हूं। तो पहले टॉपिक पर हम चलते हैं। उससे पहले एक बैकग्राउंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। समाज शास्त्र में अलग अलग विषय या अलग अलग आधारों पर समाज को बांटा जाता है। सामान्यतः समाज को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है कि भाई समाज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, समाज तो हमें समझ आ गया कि सामाजिक संबंधों का, क्या सामाजिक संबंधों का जाल जो है वो क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। सामाजिक संबंधों का जाल समाज कहलाता है। लेकिन समाज के संबंध अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, तो उस आधार पर ही समाज को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। जैसे अगर हम इतिहास के आधार पर देखें तो सबसे पहला जो समाज था वो शिकारी समाज था। दूसरा जो समाज बना वो पशुपालक समाज बना। तीसरा जो समाज बना वो जनजातीय समाज बना। उसके बाद कृषक समाज, उसके बाद ग्रामीण समाज, औद्योगिक समाज, और उसके भी बाद अब नए कॉन्सेप्ट आ गई उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज का कॉन्सेप्ट 1973 में डेनियल बेल द्वारा दिया गया था और ये भी एक नवीन अवधारणा है। यहां कहा जाता है कि भैया औद्योगिक समाज से भी आगे बढ़ करके एक नवीन चरण शुरू हो चुका है, जिसमें लोगों के मध्य की सोशल डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वे पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं और यहां से शुरुआत होती है एआई और रोबोटिक्स वाले समाज की। तो रोबोटिक्स और एआई वाला जो समाज है उसे उत्तर औद्योगिक समाज के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्योंकि अभी ये पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है, व्यवहार रूप में नहीं आया है, इसलिए इसका पूरी तरह अध्ययन नहीं करते। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अलग अलग समय पर मानव जीवन की अलग अलग समाज पाई जाती हैं। आज के समाज में कृषक समाज भी पाया जाता है, ग्रामीण समाज भी पाया जाता है, औद्योगिक या नगरीय समाज भी पाया जाता है, जनजातीय समाज भी पाया जाता है, कुछ पशुपालक समाज भी पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में शिकारी समूह भी पाए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आपने पारधी नाम का एक जनजाति सुना होगा। पारधी समाज जो है वो एक शिकारी समाज है। अंडमान निकोबार का जो जरावी समाज है, जेरवा नाम का जो जनजाति है, ये जो जेरवा जनजाति है ये भी एक पशुपालक समाज के रूप में होता है। तो अलग अलग प्रकार के समाजों में अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग उनकी स्थितियां, अलग अलग उनकी पृष्ठभूमियां हैं। लेकिन हमें सोशियोलॉजी में केवल ग्रामीण और शहरी समाज का अध्ययन करना है, इसलिए हम इसे अब ग्रामीण शहरी के पृष्ठभूमि में चलते हैं। अगर मुझे समाज को इन आधारों पर, कौन से आधारों पर, अगर मुझे समाज को सामान्यतः समाज का आधार अगर मैं जनसंख्या के घनत्व, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, भूमि के स्वामित्व और परंपराओं के संदर्भ में अगर मैं पूरे समाज को 2 भागों में बांटना चाहूं तो मैं समाज को 2 भागों में बांट सकता हूं, ग्रामीण समाज और शहरी समाज। बहुत शांति से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो संपूर्ण समाज है उसे अगर मैं जनसंख्या के आधार पर या जनसंख्या घनत्व के आधार पर या फिर उनकी आर्थिक, लोगों की आर्थिक स्थिति के आधार पर या फिर मैं इसी टाइप से परंपराओं की मान्यताओं के आधार पर और या फिर मैं इनके औद्योगिक विकास या विकास के स्तर के आधार पर अगर समाज को बांटना चाहूं तो मैं समाज को 2 भागों में बांट सकता हूं। एक होगा नगरीय समाज और एक होगा ग्रामीण समाज। उसी में से ग्रामीण समाज की मूल विशेषताओं को हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण समाज और नगरीय समाज का अंतर, लेकिन उससे पहले ग्राम किसे कहते हैं, नगर किसे कहते हैं, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं थोड़ा सा। और मैं इस पर बात करूं, ग्रामीण समाज किसे कहा जाता है। अगर भारत के संदर्भ में समाज शास्त्र की बात करें तो भारत के संदर्भ में जहां जन घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर के एरिया में, इधर भी चले आओ 1 किलोमीटर, इधर भी चले आओ 1 किलोमीटर, मतलब यहां से यहां तक 1 किलोमीटर का ये जो एरिया है, इसमें अगर 400 से कम लोग पाए जाते हैं, मतलब जन घनत्व 400 से कम है,
और दूसरी शर्त कि कम से कम 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है या कृषि से अपनी आजीविका चलाती है, तो ऐसे समाज को हम ये दो ही विशेषताएं धारण करनी है आपको, या दो ही विशेषताएं बतानी है। ये दो विशेषताएं जिस समाज में पाई जाती है उसे ग्रामीण समाज कहते हैं। अगर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग्रामीण समाज क्या है, तो केवल ये दो बातें करना है, क्योंकि 2 नंबर में आप खूब सारी बातें लिखने की कोशिश करेंगे और मूल बातें, ये 2 बातें ना लिखते हो कुछ फालतू की चीज लिख कर आ जाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा, आपको 2 में से 2 नंबर नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आप ऐसे लिखो कि ऐसे लोग जो गांव में रहते हो, ऐसे लोग जिनके बीच अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता हो, जिनमें संयुक्त परिवार की प्रधानता हो। हाँ, ये सब भी ग्रामीण समाज की विशेषता है, लेकिन एग्जाम में किस संदर्भ में आपको बात कहनी है वो है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम का जनघनत्व और 75% से अधिक लोगों का कृषि पर निर्भर होना। अगर ये 2 शर्तें फॉलो होती है तो वो ग्रामीण समाज है। इसका उल्टा नगरीय समाज हो जाएगा। अगर जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है और 75% से या 70% से कम लोग कृषि या उससे अलग हटे हुए कार्यों में या औद्योगिक गतिविधियों में काम करते हैं, तो उसे हम नगरीय समाज की श्रेणी में रखते हैं। ग्रामीण समाज सामान्यतः आत्मनिर्भर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ग्रामीण समाज क्या होते हैं? सामान्यतः आत्मनिर्भर होते हैं। और यही कारण है कि चार्ल्स मेटकॉफ, जो कि हमारे भारत के गवर्नर रहे हैं एक जमाने में अंग्रेजों के टाइम पर, उन्होंने भारतीय गांवों को छोटा गणतंत्र की संज्ञा दी थी। अभी ये प्रश्न यूपी के एक एग्जाम में पूछा गया कि किस गवर्नर ने भारतीय गांवों को छोटे गणतंत्र की संज्ञा दी थी। तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ होता ग्रामीण समाज, तो शायद ये पॉइंट आपका बन जाता या उन लोगों का बन जाता जिन्होंने उस एग्जाम को दिया था। फिर कोई बात नहीं, अब अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। तो इस प्रकार हमने ग्राम और शहरी समाज देख लिया। अब हम मूल इस वीडियो में उन टॉपिक पर आ जाते हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में वही पूछा जाएगा जो सिलेबस में लिखा हुआ है, और सिलेबस में लिखा है ग्रामीण शहरी अंतर। चलिए ग्रामीण शहरी अंतर की बात कर लेते हैं। ग्राम और शहर का अंतर, ये मूल हमारा टॉपिक है। अब हम अलग अलग आधारों पर, अंतर के अलग अलग आधार जो हैं उनके आधार पर इनका अंतर देखते हैं। पहला आधार हमने लिया जनसंख्या। गांव वो होंगे जिनकी जनसंख्या 5000 से कम होगी, शहर वो होंगे जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक होगी। अब देखो यहाँ 5000 बोल दिया, इसका मतलब 5000 कहीं पे 1 आ जाए या 5000 10 आ जाए तो वो गांव ही कहलाएगा। यहाँ इतना कम अंतर काउंटेबल नहीं होता है, लेकिन अगर 5 की जगह 25 हो जाए तो फिर वो शहर की गणना में आने लगता है। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो तो गांव, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो तो शहर। अब कुछ लोग मेरे को कमेंट करके ये बता सकते हैं कि सर मेरे गांव में तो 5000 जनसंख्या से ज्यादा जनसंख्या है, फिर उसे क्या शहर कह दिया जाए? नहीं भाई, एक साथ बहुत सारी विशेषताएं देखी जाती है। केवल एक ऐसा मानक अगर फॉलो हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गांव शहर में बदल गया है। और भी आधार होते हैं जिनके आधार पर देखा जाता है कि भैया ये व्यक्ति जो है वो गांव है या ये जगह जो है वो गांव है या शहर है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि लड़के और लड़की के मध्य अंतर कैसे किया जाए, तो हम सामान्यतः 5-10 बातें बोल सकते हैं कि जिसमें स्त्री जननांग होते हैं, जिसमें पुरुष जननांग होते हैं वो स्त्री, और जिसमें पुरुष जननांग होते हैं वो पुरुष। और बोल सकते हैं कि भैया जिसके बाल बड़े होते हैं वो महिला, जिसके बाल छोटे होते हैं वो पुरुष। ऐसे बहुत सारे आधार हैं। अब कोई कह दे कि भैया मेरे दोस्त के तो बाल बड़े हैं, तो क्या मैं इसे स्त्री कह दूं? तो ये गलत बात होगी। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी समुदाय में अगर किसी एक प्रकार की विशेषता का पालन हो जाता है तो उसे गांव या शहर नहीं कह देते। सारे आधारों पर उसका खरा उतरना जरूरी होता है। हाँ, अगर 10 आधार में से एक आधा आधार वो मिस करता है तो भी उसे मान लिया जाता है कि ये शहर या गांव है। ऐसे ही हमने पहला आधार देखा जनसंख्या का, जहां 5000 से अधिक जनसंख्या होती है वे गांव, और जहां 5000 से अधिक जनसंख्या होती है वे नगर, और कम जनसंख्या होती है वे गांव। जनसंख्या घनत्व, जहां 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है वे गांव, और जहां 400 से अधिक का जन घनत्व होता है वे शहर होते हैं। आकार की दृष्टि से देखें तो गांव का आकार छोटा होता है, न्यूनतम जनसंख्या और पारस्परिक संबंधों की घनिष्ठता, ये 3 बातें हमने लिखी हैं।
छोटा आकार, न्यूनतम जनसंख्या और पारस्परिक संबंधों की घनिष्ठता। ऐसे ही नगरों में विस्तृत आकार, जनसंख्या का आधिक्य और औपचारिक संबंधों की प्रधानता। ये तीनों बातें आपको एक साथ बतानी है ताकि आप प्रेजेंट कर पाए गांव और शहर को। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चौथा पॉइंट है प्राकृतिक संबंध। प्राकृतिक संबंध देखें तो गांव में लोगों के मध्य प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। कैसे? प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, जबकि शहरों में अप्रत्यक्ष और सामान्य संबंध। मतलब जैसे मेरे पड़ोसी, मैं गांव में भी रहता हूं और मैं शहर में भी रहता हूं, दोनों ही स्थान पर मेरे घर है। तो जब मैं गांव में जाता हूं तो मेरे पड़ोसी से मेरे बहुत अच्छे घनिष्ठ गाढ़े संबंध है, लेकिन शहर में जब मैं आ जाता हूं तो मुझे मेरे पड़ोसी के पूरे नाम पर भी शक है कि इसका वास्तविक नाम क्या है, क्योंकि उसे पड़ोस में लोग कहने में तो पुकारने में तो गोलू भैया कहते हैं, वास्तविक नाम क्या है हम नहीं जानते। तो ऐसा डिफरेंस हो सकता है। यहाँ सामान्य संबंध होते हैं शहरों में, गांव में घनिष्ठ संबंध होते हैं। गांव में तो लोगों को यह भी पता होता है कि इसके मामा का नाम क्या है, इसके मामा का घर कहाँ है, इसके फूफा का नाम क्या है, इसके दादा का नाम क्या है, इसके दादाजी का नाना जी का नाम क्या है, इसकी शादी कहाँ हुई है, इसके ससुर का नाम क्या है, इसके घर पे ससुराल में कितने लोग हैं, सब क्या जानकारियां वहां होती है। मतलब घनिष्ठ संबंध होते हैं। ऐसे ही अगर और आधार देखा जाए तो अगला पांचवा आधार होगा सामाजिक संबंध। अनौपचारिक होते हैं और गांव में शहरों में औपचारिक होते हैं, गांव में अनौपचारिक होते हैं। कैसे? इस बात को समझे, औपचारिक संबंध और अनौपचारिक संबंध क्या होते हैं। देखिए, जब संबंधों में नाम न होकर फिर भी गाढ़ापन हो तो वो औपचारिक संबंध हो जाते हैं, अनौपचारिक हो जाते हैं। यहां लोगों का आपस में जुड़ाव ज्यादा है, तो जुड़ाव ही अनौपचारिकता को, जैसे अगर मैं कहूं कि एक सरकारी ऑफिस में जो क्लेरिकल स्टाफ होता है या बॉस स्टाफ होता है या अधिकारी स्टाफ होता है, उनके बीच में औपचारिक संबंध होते हैं। लेकिन अगर कोई दो दोस्त आपस में एक क्लर्क बन जाए और एक अधिकारी बन जाए तो उन दोनों के बीच में अनौपचारिक संबंध होते हैं। तो यहां जुड़ाव की बात की जा रही है। वैयक्तिक एवं प्राथमिक संबंध होते हैं, जबकि शहरों में अवैयक्तिक और द्वितीयक संबंध होते हैं। जब हम संबंधों की बात करेंगे, अगला एक टॉपिक बाद में आएगा संबंध या समूह, वहां प्राथमिक और द्वितीयक संबंध पढ़ लेंगे। स्थायित्व की बात की जाए तो घड़े में शांत जल के समान स्थायित्व की प्रधानता होती है। ये पॉइंट याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहने का ढंग भी आपका इसी तरीके का हो ताकि आपकी बातें जो है रिप्रेजेंटेबल और पढ़ने वाले को याद रहने जैसी हो, ताकि आपको नंबर अच्छे मिले। तो ग्रामीण समुदाय में अगर स्थायित्व देखा जाए तो घड़े में शांत जल के समान जो है वह स्थायित्व होता है, जबकि नगरों में संबंध स्थायित्व कैसा होता है? केतली में उबलते हुए जल के समान गतिशीलता होती है स्थायित्व में। नगरों में एक व्यक्ति आज आया रहने, कल छोड़कर चला गया, परसों दूसरा आया, फिर वो भी छोड़कर चला गया। जबकि गांव में जो व्यक्ति वहां का है वो जड़ तड़ से अर्थात वंशानुगत आधार पर जुड़ा हुआ रहता है। परिवार की बात करें तो क्योंकि गांव में कृषि व्यवसाय पर आधारित व्यवस्था होती है, अर्थात पितृवंशीय, पितृ स्थानीय परंपरागत संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, क्योंकि ग्रामीण परिवार जो है वो कृषि व्यवसाय पर आधारित होते हैं, अर्थात पितृवंशीय, पितृ स्थानीय परंपरागत संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। सामान्य निवास सबका एक ही घर में होता है और समूहवाद को प्रधानता होती है, अर्थात एक बड़े घर में खूब सारे लोग, दादा, नाना, काका, बाबा, फूफा, फूफी, सब कुछ लोग एक साथ रहते हैं। जबकि शहरों में एकांकी परिवार की अवधारणा का पालन किया जाता है, क्योंकि औद्योगिक समाज है, पति पत्नी के की समान स्थितियां होती हैं, स्त्री और बच्चों को ज्यादा महत्व होता है। प्रेम और वात्सल्य पर आधारित संबंध जो है उनमें व्यक्तिवाद या व्यक्तिगत बातों को महत्व होता है। जैसे मैं इस बात को स्पष्ट कहूं, गांव में जो घर होते हैं वहां एक ही कमरे में सब लोग सो जाते हैं, भले ही से घर में 10 कमरे हों, लेकिन फिर भी गांव में जो मूल उनका शयन कक्ष होता है वो सामान्यतः एक बड़े हाल में सब बच्चे और बुजुर्ग सो जाते हैं। सामान्यतः शहरों में ऐसा नहीं होता। सामान्यतः शहरों में जब छोटा घर भी होता है तो भी बुजुर्गों का कमरा एक अलग, बच्चों का एक अलग कमरा, और सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने कमरों में रहते हैं, सोते हैं। जैसे एक बड़े शहर के जैसा घर हो और उसमें अलग अलग कमरे, जैसे घर सबके अलग अलग बन गए हों, इस तरीके की अवधारणा ग्रामीण और शहरी समाज में पाई जाती है। अगर हम और आगे बढ़े, इनके और आधारों की बात की जाए तो
विवाह जो है वो गांव में परिजनों द्वारा विवाह निर्धारण होता है, या आपने देखा होगा कि गांव में जो विवाह होते हैं वो सामान्यतः लव मैरिज के स्थान पर अरेंज मैरिज होते हैं, जो परिजनों द्वारा किए जाते हैं। अतः जातीय विवाह, बाल विवाह की अधिकता एवं धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह होते हैं। विधवा विवाह न्यूनतम और तलाक का दर भी बहुत कम होता है, जबकि शहरी समाज में प्रेम विवाह का प्रचलन अधिक है। लड़के लड़की की इच्छाओं को प्रधानता दी जाती है। तलाक, विधवा विवाह की प्रधानता और अंतर जातीय विवाह का प्रतिशत ज्यादा होता है, जबकि यहाँ लेट मैरिज अर्थात बाद में मैरिज, मतलब एक उम्र के बाद मैरिज करने का प्रचलन ज्यादा है। यहाँ बाल विवाह चलता है, तो वहीं पर शहरों में लेट मैरिज का कॉन्सेप्ट चलने लगा है, बाद में विवाह किया जाता है। स्त्रियों की स्थिति की अगर बात की जाए तो गांव में पर्दा प्रथा का जोर शोर से प्रचलन है। जीवन की 4 दीवारों में सीमित हो जाती है महिलाएं। शिक्षा का अभाव होता है, पुरुषों पर आश्रित होती है और अंधविश्वासों के आधार पर, भाग्यवादिता के आधार पर निम्न सामाजिक स्थितियां जो है महिलाओं की होती है। आपने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में ही भूत चुड़ैल ज्यादा आते हैं महिलाओं में, शहरी समाज में भूत चुड़ैल देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां अंधविश्वास और भाग्यवादिता का बोलबाला नहीं है। अगर शहरी समाज में देखें तो शिक्षा प्राप्ति की महिलाओं को स्वतंत्रता है, पर्दा प्रथा बहुत कम होती है, आर्थिक क्षेत्र में वे स्वावलंबी होती है, न्यूनतम अंधविश्वास और स्वच्छंद जीवन, पुरुषों के समान व्यवहार और पुरुषों के समान जीवन जो है वो महिलाएं शहरों में जीती हैं। तो यहाँ थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स में शहरी जीवन नेगेटिव भी है। दोनों ही बातों को बैलेंस करते हुए आपको अपना आंसर लिखना है। और अगर आधार देखा जाए सामाजिक गतिशीलता, गतिशीलता का अर्थ क्या होता है? गतिशीलता का सीधा अर्थ होता है परिवर्तन। ऐसा समाज जो परिवर्तन को स्वीकार कर ले वो होता है गतिशील समाज। क्या होता है? वो होता है गतिशील समाज। और जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वो होता है कठोर समाज, याद रखिएगा, या अपरिवर्तनशील समाज। तो समाज में परिवर्तनशीलता जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जाति पर आधारित होती है, अर्थात कठोर होती है। स्थायी एवं अपरिवर्तनशील परिस्थिति होती है और न्यूनतम विषमताएं पाई जाती है, जबकि शहरी जीवन में वर्ग पर आधारित विषमता होती है। और अर्जित गतिशीलता अर्थात परिवर्तनशील समाज जो है वो होता है अत्यधिक विषमता शिक्षा, व्यवसाय और आम जीवन में देखी जाती है। बहुत सारे आधार हो सकते हैं इनके अंतर के, लेकिन हम उसमें से कुछ विशेष आधारों की बात कर रहे हैं। ऐसे ही एक आधार हो सकता है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण ग्रामीण क्षेत्र में अचेतन होता है, प्रत्यक्ष रूप से हर एक व्यक्ति पर, हर एक व्यक्ति की गतिविधि पर, हर एक व्यक्ति के व्यवहार पर, हर एक व्यक्ति के कार्य पर पूरे समाज का नियंत्रण होता है। अनौपचारिक नियंत्रण होता है, आमने सामने के संबंध पर आधारित वो संबंध होते हैं या नियंत्रण होता है। जबकि शहर में किसी को नहीं पता कि कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ किससे बात करता है, कौन किसका पति है, कौन किसका प्रेमी है, इन सब बातों पर महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए अचेतन, अप्रत्यक्ष और औपचारिक संबंध या लिखित और द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं। अब इनमें से ही कोई एक या दो शब्दों को आधार लेकर इनका अंतर आप बताएंगे। मैं बहुत सारे शब्द इसलिए साथ में लिख रहा हूं ताकि आपको ज्यादा शब्द मिल जाए लिखने के, अपनी बातों को प्रेजेंट करने के। जैसे अगर आप सामाजिक नियंत्रण लिख रहे हैं तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं यहाँ प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, यहाँ अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, या आप यहाँ लिख सकते हैं आमने सामने का संबंध के आधार पर अधिक नियंत्रण होता है, यहाँ लिखित या द्वितीयक नियंत्रण या द्वितीयक संबंध के आधार पर कम नियंत्रण होता है। इस तरीके की बातें आपको आंसर में लिखनी है। और आगे बढ़ते हैं। सामाजिक समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम विघटन, मानसिक संघर्ष, तनाव और निराशा की न्यूनतम स्थिति और न्यूनतम अपराध देखने को मिलेंगे। ना तो गांव में आपको ज्यादा अपराध देखने को मिलेंगे, चोरी डकैती ऐसी कोई समस्या गांव में विद्यमान बहुत ज्यादा नहीं है, ना ही गांव में जाति धर्म इस प्रकार के संघर्ष पाए जाते हैं, और ना ही गांव में बहुत ज्यादा प्रकार की विषम प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन आप शहरों में देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। गांव में सामाजिक समस्याएं बहुत कम है। आदमी तनाव से उभर करके एक मानसिक संतोष का जीवन जीता है, मानसिक संतोष वाला जीवन
जीता है, जबकि शहर में हर आदमी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने या अपने आप की स्थिति को ऊंचा से ऊंचा उठाने में लगा हुआ है। जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर बनने में, जो गरीब है वो अमीर बनने में लगा हुआ है, जबकि गांव में इस प्रकार की विषमता नहीं है। अपराध बहुत ज्यादा है शहरी क्षेत्र में, अपराधों का स्तर बहुत ज्यादा उच्च है, व्यक्तिगत विघटन की अधिकता है, मानसिक संघर्ष है और निराशा युक्त जीवन है। तो ये बातें आपको लिखनी है। अगर यही बात हम धर्म के आधार पर देखें तो ईश्वर एवं प्रकृति में अनंत विश्वास पाया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, और निष्ठा पर आधारित धर्म और अति भाग्यवादिता का प्रचलन है। मतलब अगर मान लीजिए कोई बच्चा परीक्षा में पास नहीं होता तो गांव में बोल दिया जाता है ठीक है उसके भाग्य का लिखा हुआ था इसलिए नहीं हुआ। शहर में बच्चा आत्महत्या कर लेता है या शहर में उसकी पिटाई हो जाती है, उसे निराशा की दृष्टि से देखा जाता है और बच्चे को मानसिक तनाव में भेज दिया जाता है या उसे जाना पड़ता है। विवेक पर आधारित धर्म और भाग्यवादिता का अभाव पाया जाता है, या हर चीज तर्क पर तोली जाती है। दिवाली भी मनानी है तो तार्किक आधार पर दिवाली मनाई जाती है, पूजा भी की जाती है तो तार्किक आधार पर की जाती है, जबकि गांव में विश्वास पर आधारित पूजा का प्रचलन होता है। और आगे बढ़ते हैं, अगर यही बात हम सांस्कृतिक जीवन में देखें, सांस्कृतिक जीवन में भी परंपराओं का अत्यधिक महत्व होता है। गांव में जो परंपरा प्रचलन में है उसको निभाना ही है। जैसे आपने बहुत सारी परंपराएं सुनी होगी, जैसे गांव में होली या दिवाली मनाने से संबंधित बहुत सारी परंपराएं होती हैं। हर एक त्योहार, हर एक उपवास, हर एक तीज, हर एक त्योहार से संबंधित कोई ना कोई परंपरा है। रात को सोने से संबंधित, जागने से संबंधित, उठने से संबंधित, हर एक विषय से संबंधित परंपराएं गांव में प्रचलन में है। रूढ़िवादिता की प्रधानता है, मूल्यों की प्रधानता, और कृत्रिमता बिल्कुल भी नहीं है, कृत्रिमता शून्य है। जबकि शहरों में कृत्रिमता ज्यादा है और वास्तविक रूप में गत्यात्मक और परिवर्तनशीलता, नवीनतम फैशन और कृत्रिम की दौड़ बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी भौतिकवादी जो दुनिया है वो शहरों में आपको देखने को मिलेगी। गांव में लोग अपने ओरिजिनल स्वरूप में दिखाई देंगे, जबकि शहर में लोग अपने बनावटी या कृत्रिम स्वरूप में दिखाई देंगे। ऐसा ही अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो न्यूनतम श्रम विभाजन गांव में पाया जाता है। हर एक व्यक्ति हर एक काम करने की कोशिश करता है, खुद ही अपने खेत को जोत लेता है, खुद ही अपने घर में अगर बिजली का बल्ब खराब हो जाए तो उसे ठीक कर लेता है, खुद ही पानी भर लेता है, खुद ही खाना बना लेता है, खुद ही घर के सारे काम कर लेता है। जबकि शहरों में अत्यधिक श्रम विभाजन है, छोटे छोटे कार्यों के लिए विशेषज्ञ लोगों को बुलाया जाता है। जैसे अगर लाइट बंद हो जाए तो आदमी फटाफट फोन उठा करके बिजली सुधारने वाले को फोन करेगा। अगर घर में कोई छोटा सा भी काम है तो अलग अलग लोगों को बुलाया जाएगा। ये अधिक श्रम विभाजन के कारण है। कृषि प्रधान व्यवसाय है, मितव्ययिता ज्यादा पाई जाती है और उपभोग को आर्थिक आधार पर लिया जाता है, न कि बहुत ज्यादा उसे तवज्जो दी जाती है। शहरों में विशेषीकरण है, गैर कृषि व्यवसाय की प्रधानता है, उद्योग और व्यापार आदि में बहुलता है, जबकि गांव में कृषि की बहुलता है, शहरों में उद्योगों को प्रधानता है। यही मूल आधार का अंतर भी है। और आगे बढ़ते हैं, व्यवसाय अगर देखा जाए तो गांव में 70 से 75% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में लगे होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या जो कृषि से इतर, कृषि से हट करके व्यवसाय, उद्योग आदि कार्यों में लगी होती है। इस राजनीतिक स्थिति अगर देखी जाए तो जनमत का अत्यधिक महत्व होता है। गांव में जो भी निर्णय लिया जाता है वो सबके सहमति से लिया जाता है। पंच का निर्णय सर्वोपरि होता है। जाति में खाप पंचायत या गांव पंचायत जैसी परंपराएं प्रचलन में है और उस कारण से गांव के लोगों के मध्य संबंध भी अच्छे पाए जाते हैं। अगर शहरों में देखा जाए तो जनमत का पूरी तरह अभाव होता है, कोई किसी नेता को जानता नहीं है, कानून का महत्व ज्यादा होता है, पंचों का अभाव होता है, ऐसी कोई पंच प्रणाली शहरों में पाई ही नहीं जाती। मतदान द्वारा नेतृत्व का प्रचलन होता है, जबकि गांव में बहुमत के आधार पर, जिसे सर्वसम्मति मिल जाए वो आधार पर चयन किया जाता है नेता का। राजनीतिक विचार में यथागत पाए जाते हैं, अर्थात बहुत विस्तृत राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर पाई जाती है। हमने बहुत सारे आधारों पर ग्रामीण समाज और शहरी समाज का अंतर देखा। हो सकता है कि आप लोग ये चाह रहे हो या आपकी मानसिक इच्छा हो कि मैं ग्रामीण समाज के बारे में खूब सारी बातें पढ़ाऊं, लेकिन मेरी विशेष रूप से आपको सलाह है
क्योंकि एग्जाम बहुत निकट है। एग्जाम के बाद आपको एक प्रैक्टिस भी करनी होती है, कैसे आंसर राइटिंग की जाए, कितना लिखा जाए, कितना ना लिखा जाए, किस तरीके से लिखा जाए, करंट अफेयर्स कैसे जोड़ा जाए, किन किन पॉइंट्स को शामिल किया जाए, उसकी प्रैक्टिस का एक बहुत लंबा टाइम आपको लेना चाहिए। इसलिए मेरा सबसे सलाह होती है कि आप कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट उन्हीं बातों पर फोकस करें जो सिलेबस में दी हुई है। पढ़ने को बहुत कुछ है, ग्रामीण समाज इतना विस्तृत समाज है कि एक पूरा विषय है। मैं चाहूं तो इसे 10 दिन तक भी खत्म ना होने दूं, 10 दिन तक लगातार मैं इसे पढ़ाता रहूं, लेकिन फिर भी आप सब प्रयास करें कि छोटे छोटे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी पढ़ करके अपनी प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और इसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आप सभी लोगों को ये अगर टॉपिक समझ में आया हो तो विशेष रूप से कमेंट करके बताना ना भूलें। 200 लोग देखते हैं, 10 लोग कमेंट करते हैं, इससे हमारा मोरल डाउन होता है कि शायद 190 लोगों को समझ नहीं आया होगा। सभी से विशेष रूप से आग्रह है कि कमेंट करें। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। तीसरी यूनिट हमने शुरू कर ली है, इसी हफ्ता या एक हफ्ते के अंदर अंदर हम इस यूनिट को भी समाप्त कर लेंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।